तो बड़ा भाग्यशाली है दिनेश। काश मेरी किस्मत भी तेरे जैसी होती। मुरली ने जब ये बात की तो दिनेश का हाथ एकदम ही खाने से रुका था। वो अपने भाई को मुस्कुराकर देखने लगा। अभी अभी वो मजदूरी करके लौटा था। सुबह नाश्ता करके जाता और फिर शाम के वक्त ही घर लौटा करता था। दिन को भी वहां पर बस पानी पीकर गुजारा किया करता, इसलिए इस वक्त पेट भरकर आराम से खाना खाया करता था। जब मुरली की ये बात सुनी तो कहने लगा कि क्यों भाई, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ। तभी किचन से दिनेश की पत्नी सर पर पल्लू डाले गरम गरम रोटी लेकर बाहर निकली थी और तेज कदम उठाकर रोटी दी और बोली कि हाथ पीछे कर ले वरना जल जाएगा। दिनेश मुस्कुराकर हाथ पीछे हटा चुका था और वो रोटी उसके सामने रखकर वापस किचन में चली गई थी। दिनेश कहने लगा कि मेरा तो पेट भर चुका है, ये तो मुझे खिला खिलाकर मोटा ही कर देगी। जबकि मुरली तो अपनी भाभी को देख रहा था, कैसे वो अपने पति का ख्याल रख रही थी। फिर एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, तभी तो कहता हूँ कि तू बड़ा भाग्यशाली है। देख तेरी पत्नी कैसे तेरे आगे पीछे रहती है, कम उम्र है, सुंदर है। अरे मेरा मतलब है कि तेरे साथ खूब जचती है। तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों की बिल्कुल चांद तारे की जोड़ी लगती है। लेकिन पता नहीं मेरे नसीब तो फूटे हैं। मेरी बारी में तो पता नहीं माँ को क्या हो गया था, उन्हें यही बहू मिली थी। मुरली ने शिकायत भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा, जो मुंह सुजाकर अभी अभी अपने कमरे से निकली थी। 5 साल के बच्चे को अपने साथ लिए हुए थी और बड़ा 11 साल का बेटा भी अपनी माँ के ही बगल में खड़ा था। वो आकर मुरली से कहने लगी कि मैं माँ के घर जा रही हूँ। मेरा भाई विदेश से वापस आया है, कह रहा था कि जब मैं आऊँ तो मेरे पास कुछ दिन आकर रुकना। आखिर मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार जो लाया है। मुरली ने घूर कर अपनी पत्नी को देखा और कहने लगा कि हाँ हाँ, वो जो कुछ लाया है तुम्हारे लिए ही तो लाया है। जाओ, मेरे घर में भी सुकून हो। इतनी बात करनी थी कि मुरली और उसकी पत्नी एक बार फिर लड़ने झगड़ने लगे थे और बच्चे भी माँ का ही साथ देते थे। बाप को तो अपने आगे कुछ समझते ही नहीं थे। उन्हें तो बाप से बहुत उलझन सी महसूस होती थी, क्योंकि माँ के चमचे थे। माँ जो समझाती बेटे वही कुछ करते थे। मुरली गहरी सांस लेकर के अपनी बीवी पत्नी को जाता देखता रहा, फिर कहने लगा कि देख लिया, एक तो जितनी बदसूरत है इसके नखरे भी उतने ही हैं। कहाँ मेरी सफ़ेद गुलाबी रंगत, कहाँ ये काली मोटी। माँ अगर कसम ना देती तो कभी इसके साथ शादी ना करता। अब देख ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन मुझ पर तो एक भी नहीं गया, क्योंकि दोनों ही अपनी माँ की तरह काले हैं। और अगर इन्हें अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। अब बताओ कितनी शर्म की बात है। दिनेश अपने भाई को समझाने लगा कि जोड़ियां तो पहले से ही तय होती हैं, भाभी को बुरा मत समझा करो, उनसे प्यार से बात किया करो, उनसे प्यार करने लगोगे तो खुद ही सुंदर लगेंगी। लेकिन मुरली तो बस अपने भाई की पत्नी पर ही फिदा हो चुका था। जब उसने पहली बार दिनेश की पत्नी कोमल को दुल्हन के रूप में देखा था, जब वो बारात के साथ वहां पर पहुंचे थे, दुल्हन को सोफे पर बिठाया गया था, तो वो अपनी भाभी को देखकर एक पल को हैरान रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके छोटे भाई की पत्नी है, तो वो बस ठंडी सांस लेकर रह गया कि काश ये लड़की मेरी पत्नी होती। बहरहाल उसने अपने आप को बहुत रोका था कि वो कुछ गलत ना सोचे, लेकिन जब अपनी पत्नी की करतूत देखता और कोमल को अपने पति की सेवा करते देखता तो वो भी जैसे दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि आखिर भाभी के साथ कैसे दोस्ती की जाए। खाना खाने के बाद दिनेश को नींद आ चुकी थी, उसकी टांगों में दर्द था, तो कोमल उसके पैर दबाने लगी। दोनों अपने कमरे में बैठकर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे और फिर ये दृश्य छुप छुप कर देखता हुआ मुरली अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा था। जैसे ही दिनेश सो गया तो कोमल कमरे से बाहर निकली। जब उसने अपनी भाभी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो खुद भी आंगन में ही चारपाई बिछाकर लेट गया था और कहने लगा कि कोमल कितनी सेवा करती हो इस दिनेश की, लेकिन फिर भी देखो तो वो सोया पड़ा है, उसे तुम्हारी भावनाओं का कोई एहसास ही नहीं। कोमल थोड़ी ठिठकी थी, कहने लगी कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, काम से थक जाते हैं इसलिए मेरे साथ बातें नहीं कर सकते। वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, मेरे लिए आते हुए छोटे मोटे उपहार लेकर आते हैं और मेरे लिए वही काफ़ी है। शादी के 2 महीने बाद ही कोमल प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इस खबर के बारे में दिनेश को पता चला तो उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। खुशी से बड़े भाई को बताने लगा कि भाई मैं बाप बनने वाला हूँ। मुरली ने अपने मुंह से तो खुशी का इजहार कर दिया था, लेकिन दिल ही दिल में वो अंदर ही अंदर जलने लगा था। जेलसी फील करने लगा था कि काश किसी तरह ये कोमल मेरी बातों में आ सकती। वो अपनी भाभी को हर वक्त घूरता रहता, लेकिन कोमल कभी महसूस ही ना कर पाई थी कि मुरली की नीयत उस पर कब से बदली हुई है। भगवान ने कोमल को बेटा दिया तो दिनेश खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुरली अपनी पत्नी को भाई का बेटा दिखाकर जलाने लगा कि देखो ऐसे होते हैं बच्चे, देख कैसे गोरा चिट्टा बेटा पैदा किया है कोमल ने। और एक तुम हो, काले कलूटे बच्चे पैदा करके मेरी झोली में डाल दिए हैं, जिन्हें बाहर ले जाते हुए भी मुझे शर्म आती है।
जिसे खुद नकचढ़ी और बदतमीज हो अपने दोनों बेटों को भी अपने जैसा ही कर लिया है। इस बात पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर झगड़ पड़े थे। न जाने मुरली क्या चाहता था, अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर उसे घर से निकाल दिया। बच्चे भी अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाकर रहने लगे थे। दिनेश ने कितनी बार कहा कि जाकर अपने बच्चों को और अपनी और भाभी को ले आओ, लेकिन मुरली ना माना। कहने लगा कि नहीं लेकर आऊंगा, उस जैसी बदतमीज औरत से शादी करके ही मैं पछता रहा हूँ। घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। दिनेश जो मजदूरी करता उसे गुजारा होना मुश्किल था। फिर अब तो बेटा भी पैदा हो चुका था, वो बीमार होता तो बार बार दवाइयाँ अस्पताल से लाकर जाकर लानी पड़ती। इतने पैसे दिनेश के पास होते ही ना थे। कितनी बार उसने अपने भाई से अपने बेटे के लिए पैसे मांगे थे। एक दिन मुरली कहने लगा कि देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा भला ही चाहता हूँ, मुझे तुझे पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपना सब कुछ तुझ पर ही लुटा दूँ। आखिर को तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन तू आखिर कब तक उधार मांगता रहेगा? मेरी भी औलाद है, तेरे सामने ही है। मैं तुझे ही देता रहूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने से आखिर हम कितना कमा लेंगे? अच्छा है कि तुम विदेश चले जाओ और वहां पर जाकर कोई काम ढूंढो। अच्छा कमाओगे तो तुम्हारे अपने बेटे का भी भविष्य संवर जाएगा, घर बार अच्छा हो जाएगा, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। जब ये बात दिनेश ने सुनी तो वो भी सोच में पड़ गया। इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात की कि क्यों ना मैं विदेश जाकर काम करने लग जाऊं। कोमल रोने लगी थी कि छोटा बच्चा है, मैं कैसे संभालूंगी, सर पर सास भी नहीं है। मुरली भाई की पत्नी भी ऐसी हैं जो मुझे कभी मुंह नहीं लगाती, मगर फिर भी धीरे धीरे तैयार हो ही गई कि इसमें हमारे बच्चे की भलाई है। दिनेश ने इस बारे में अपने एक दोस्त से सलाह की जिसका भाई विदेश में रहता था। उसने जब काम के बारे में पूछा तो कुछ दिन बाद ही उसके लिए नौकरी मिल गई और दिनेश अपनी पत्नी और बच्चे की सारी जिम्मेदारी मुरली पर डालकर विदेश चला गया। कोमल बहुत रो रही थी, अपने बच्चे को अपने साथ लगाए एयरपोर्ट पर खड़ी थी। बच्चा सिर्फ 7 महीने का था। मुरली की तो आंखें चमक उठी थीं। एक तरफ तो भाई के जाने की खुशी थी कि अब पैसे डॉलर में आया करेंगे, जबकि दूसरी तरफ उसे ये भी था कि अब कोमल और वो घर में अकेले होंगे। पत्नी तो वैसे ही नाराज होकर मायके बैठी है, यूं पीछे से वो कुछ भी करता फिरे, कौन सा कोई देखने वाला था। फौरन मुरली आगे बढ़ा और कोमल के कंधे पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि चिंता मत करो कोमल, दिनेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा और इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। चलो घर चलते हैं। कोमल घर आ गई थी, लेकिन अगली सुबह सबसे बुरी सुबह थी। जब वो सुबह उठी और अपने घर के कामकाज करने लगी तो आंगन में ही चारपाई बिछाकर मुरली बैठ गया था। कई बार काम करते हुए पल्लू सर से सरक जाता या फिर झुकना पड़ता। यूं अपने ऊपर अपने जेठ की नज़र से वो असहज सी होने लगती। उसके दिमाग में ने काम करना छोड़ा और किचन में चली गई। लेकिन बहाने से मुरली भी किचन में आ गया था। कहने लगा, कितना काम करती रहती है। दिनेश वाकई बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसी पत्नी मिली है, घरेलू भी है और सुंदर भी। ये सुनकर कोमल कहने लगी कि काम करना और पति का ख्याल रखना तो हम औरतों का पर फर्ज होता है। लेकिन जब बर्तन धोते हुए मुरली ने कोमल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि इन हाथों में तो गुलाब के फूल होने चाहिए, कहाँ बर्तन धोती फिर रही हो। मुरली के यूं हाथ पकड़ने पर कोमल परेशान हो चुकी थी। फौरन अपना हाथ उससे छुड़वाया और कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं मुरली भैया। मुरली बजाय पीछे हटने के उसके और पास हो गया। कहने लगा कि क्या कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे कोमल हाथों को पकड़ रहा हूँ। डर के मारे कोमल फौरन वहां से पीछे हुई। तब तक उसका बेटा भी रोने लगा था, इसलिए सारे काम छोड़कर वो कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। आखिर मुरली को हो क्या गया था, वो इस तरह कर भी कैसे सकता था। अपने बेटे को वो चुप करवाते हुए सुलाने लगी, लेकिन बार बार दिमाग इस बात पर अटका हुआ था कि अगर वो कमरे से बाहर चली गई तो कहीं एक बार फिर मुरली उसके साथ बदतमीजी न करे। वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन घर के काम भी तो करने थे। कुछ ही देर बाद मुरली के नंबर पर दिनेश की कॉल आ गई जो कि वो खैरियत से विदेश पहुंच चुका है और कल से उसका काम भी शुरू होने वाला है। यूं मजबूरन कोमल को दरवाज़ा खोलना पड़ा और मुरली से मोबाइल लेकर पति से बात करनी पड़ी। वो उस समय तो पति को कुछ भी नहीं बता पाई, मगर उसके स्वर में डर और बदहवासी दिनेश महसूस कर चुका था। कुछ ही देर बाद फ़ोन बंद हो गया, मगर इसके बाद तो कोमल की ज़िंदगी और मुश्किल होकर रह गई। वो चाह कर भी किसी को बता नहीं सकती थी, मगर अब सोच चुकी थी कि अगर दोबारा मुरली उसके साथ बदतमीजी की तो वो उस पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। एक दिन कोमल बच्चे को सुलाने के बाद बाहर आई थी। घर में कोई भी नहीं था। कोमल ने शुक्र का सांस लिया। सोच चुकी थी कि आज सारे घर के काम निपटा कर जाएगी और जाकर जेठानी को मायके से ले आएगी, क्योंकि जेठानी आ जाएंगी तो जेठ भी जरा अपने कंट्रोल में रहेगा। वो घर का काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मुरली दरवाजे पर था। वो घर के अंदर आ गया और कोमल से कहने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। कोमल ने पानी दिया तो फिर कहने लगा
मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाओ। कोमल ने खामोशी से खाना भी बनाकर दे दिया, लेकिन अपने शरीर पर अपने जेठ की नज़रों से वो भी अनजान नहीं थी। यही प्रार्थना करती रहती कि बस किसी तरह मेरी इज्जत मेरे जेठ से बची रहे। लेकिन आज शायद सब कुछ खत्म होने वाला था। जब खाने के बर्तन उठाने के लिए कोमल अपने जेठ से कहने लगी कि आज हम भाभी के घर जाएंगे और जाकर उन्हें ले आएंगे। बच्चों का स्कूल भी लॉस हो रहा है, वो कब तक अपने मायके में रहेंगी। घर में रहेंगी तो मेरा भी काम थोड़ा कम हो जाएगा। मगर इस बात पर तो ये जेठ गुस्सा हो गया था। कहने लगा कि वो मेरी पत्नी है और ये घर मेरा है, मेरी मर्जी से मैं उसे यहाँ लाऊं या ना लाऊं। कोमल चुप हो गई थी, मगर कुछ ही देर बाद जेठ अपनी सीमा फैलाने लगा। कोमल को छूने की कोशिश करने लगा। कोमल ने जब गुस्से में आकर जेठ के मुंह पर थप्पड़ मारा तो मुरली आग बबूला हो गया था। कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत, जब कह रहा हूं कि प्यार से मान जा, जो करना चाहता हूं करने दे, किसी को भी पता नहीं चलेगा, तो भी इस घर में खुश रह सकेगी और तेरा बेटा भी, तेरे पति को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन तूने मुझ पर हाथ उठाया, तू अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। उस समय तो मुरली पर शैतान सवार था। उसने कोमल के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारे कि उसके नाक और मुंह से खून आने लगा था। लेकिन फिर भी मुरली को उस पर तरस नहीं आया। वो उसकी इज्जत लूट चुका था। लेकिन जैसे ही हवस उसके दिलो दिमाग से हटी तो वो घबरा गया था। सामने बंधी हुई खराब हालत में कोमल थी। बेटा तो दूर लेटा ये दृश्य देखकर रो रहा था। 3 साल का और कुछ 2 साल और कुछ महीने ऊपर का था, मगर माँ के चीखने चिल्लाने पर वो काफी घबरा गया था। अगर वो कोमल को ऐसे ही छोड़ देता तो उसका राज खुल सकता था। उसने बाद में होने वाले मसले के बारे में क्यों ना सोचा। ये सोचकर मुरली पहले तो थोड़ा घबराया और फिर अपने पाँव पर पर्दा डालने के लिए उसने किचन से चाकू लेकर कोमल के गले पर फेरना शुरू कर दिया। चाकू का फेरना था कि बिन पानी मछली की तरह कोमल तड़पने लगी, चीखने लगी। मगर मुरली ने हवस पूरी करने के बाद उसे कत्ल कर दिया था। वो खुद भी कांप रहा था, दरवाजे को भी बंद कर दिया था और यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई घर में ना आ जाए, वरना उसका सारा राज खुल सकता था। मुरली ने घर के सामने गड्ढा खोदा और उसके उसके कोमल को दफना दिया। एक बार फिर उसका शरीर नहीं कांपा था, बल्कि उसे तो अपनी जान की चिंता थी कि अगर राज खुल गया तो उसका क्या हाल कर दिया जाएगा। बेटा तो रो रो कर हलकान हो चुका था। रोता हुआ बाहर निकल आया और जहां पर कोमल को दफनाया गया था, 4 पैरों पर चलता हुआ आकर वहां से मिट्टी हटाकर रोने लगा। मगर मुरली ने एक थप्पड़ मारकर उसे चुप करवा दिया। बच्चा पहले ही रो रो कर बेहाल था, फिर थप्पड़ खाने से बेहोश हो गया। उसने बच्चे को एक तरफ लिटाया और सोचने लगा कि आखिर अब सबको क्या बताऊंगा कि दिनेश की पत्नी किधर चली गई। पहले तो वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने सबसे पहले कोमल के कमरे से उसके सारे कपड़े और गहने निकालकर सारे कपड़ों को आग लगाकर बाहर फेंक दिया। फिर उसके गहने भी बेचकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि कोमल अपने आशिक के साथ भाग गई है। इस बार जब दिनेश ने फ़ोन किया तो वो बहुत खुश था। उसे अच्छी खासी सैलरी मिली थी और वो ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था कि वो अपने और बच्चे के लिए नए कपड़े लाए, बेटे को खिलौने लेकर दे। लेकिन जब अपने भाई के मुंह से उसने जो शब्द सुने तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। कितनी देर उसका शरीर कपकपाता रहा कि आखिर कोमल ये भी कर सकती है। वो अपने बड़े भाई पर शक भी नहीं कर सकता था। ये खबर फैली तो जेठानी भी वापस आ गई और उसने कोमल को खूब बुरा भला कहा था। लेकिन जब उसके बच्चे को देखा तो अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी कि उसे शर्म ना आई, मासूम बच्चे को छोड़कर भाग गई। मुझे तो शक्ल से ही बड़ी घुन्नी लगती थी, कहाँ पता था कि ये करतूत दिखाएगी। दिनेश छुट्टी लेकर वापस आना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली थी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 5 साल से पहले अगर वो आता तो उसकी नौकरी छूट जाती। मुरली ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम अपने बच्चे के बारे में चिंता मत करो, मैं और तेरी भाभी उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालेंगे। दिनेश भी कुछ संतुष्ट था। आखिर वो क्या करता। महीने में पैसे अपने बच्चे के लिए भेजने लगा कि उसके खर्च पूरे किए जाएं। दिनेश के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि उसकी पत्नी उसे इस तरह धोखा भी दे सकती है। एक पल को वो यकीन कर भी लेता तो अपनी पत्नी की पवित्रता का सोचकर वो फिर नहीं में सिर हिलाकर रह जाता कि ना जाने मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। वक्त ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुरली समझ चुका था कि शायद उसका राज हमेशा राज ही रह जाएगा। लेकिन दिनेश को अक्सर ऐसे सपने बेचैन कर दिया करते थे। वो सपने में देखता था कि वो अपने घर में है, उसका बच्चा जमीन खोद रहा है और जमीन से खून आता है। कभी सपने में देखता कि उसके बूढ़े माँ बाप उसके उस गड्ढे के पास बैठे हैं और वो रो रो कर कह रहे हैं कि तेरा भाई इस गड्ढे में गिर के मर गया है। अजीबोगरीब अपने सपने सोचकर दिनेश भी परेशान हो चुका था। आखिरी 5 साल का समय गुजरा और दिनेश वापस समय हिंदुस्तान आ गया।
वो काफ़ी पैसे अपने साथ लाया था। कहने लगा कि बस अब यहीं पर बिजनेस करूँगा, अपने बच्चे के साथ समय गुजारूंगा और सारा कारोबार यहीं पर करूँगा। उसने दूसरी शादी करने के लिए कोई प्लान नहीं किया था। बेटे ने 5 साल बाद पापा को देखा तो उसे पहचानने से ही मना कर दिया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बाप से घुलने मिलने लगा। दिनेश कमरे में आया तो पत्नी के नाम पर उसकी कोई निशानी भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक बेटा ही था और वो भी गुमसुम सा रहता था। कहीं न कहीं दिनेश को भी अंदाजा था कि जो प्यार मोहब्बत माँ बाप कर सकते हैं वो कोई और कभी भी किसी और के बच्चे के साथ नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम करके गुजारना चाहता था। उसने घर को नए सिरे से बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन अक्सर देखता कि उसका बच्चा आंगन में एक जगह पर बैठकर मिट्टी खोदता रहता है। वो अपने बेटे को मना करता कि मिट्टी से मत खेलो। जब घर बनवाने की शुरुआत नए सिरे से शुरू होने लगी तो उस जगह पर बोरिंग करने का सोचा गया, जहाँ पर अक्सर दिनेश का बेटा बैठकर मिट्टी के साथ खेलता रहता था। अगले दिन बोरिंग करने वाले लोग घर में आए और उस जगह को खोदकर ठीक करने लगे ताकि वहां पर बोरिंग की जाए, लेकिन दिनेश का बेटा रोने लगा। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। रोते हुए कहने लगा कि पापा यहाँ से मिट्टी मत खोदो, यहाँ पर कुछ ना करो, मेरी माँ बहुत रोएंगी, उन्हें दर्द होगा। बेटे की बात सुनकर दिनेश हैरान हुआ था। कहने लगा कि बेटा, तेरी माँ तो मेरे मुंह पर कालिक मलकर जा चुकी है। लेकिन जब बच्चा बहुत रोने लगा और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगा तो जो कुछ वहां पर हुआ वो सब देखकर सबके होश उड़ चुके थे। वहां पर एक ढांचा पड़ा हुआ था और एक चाकू भी मौजूद था, और ये देखकर मुरली के तो होश उड़ चुके थे, जबकि दिनेश का शरीर कांपने लगा। उसकी उंगली में एक अंगूठी भी थी जो मुंह दिखाई में दिनेश ने कोमल को पहनाई थी। कपड़े और अंगूठी देखकर दिनेश पहचान गया था कि उसकी पत्नी है। फौरन पुलिस को बुलाया गया। ढांचे को गड्ढे से निकालकर सारी रिसर्च की गई और ये बात सामने आई कि ये कोमल का ही शरीर है जिसके गले पर छुरी फेर कर मारा गया था। दिनेश को जब सच्चाई मालूम हुई तो सबसे पहले उसने अपने भाई से पूछा था कि कोमल के साथ ये सब कुछ किसने किया है, क्या आपने किया है? मुरली नजरें चुराने लगा। कहने लगा कि मुझे क्या पता इसके साथ क्या हुआ, मैं हर समय घर पर थोड़ी होता था। लेकिन जब पुलिस ने मुरली से पूछताछ की और 2 थप्पड़ पड़े तो वो सारा राज उगल चुका था। कहने लगा कि मैंने अपनी भाभी के साथ ज्यादती करके उसे कत्ल कर दिया ताकि लोगों की नज़रों में ना आ सकूं। वो पवित्र थी, अपने पति की वफादार। सच्चाई जानकर दिनेश ने अपने भाई का मुंह नोच लिया। उसने अपनी पत्नी का 2.5 साल बाद अंतिम संस्कार किया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उस समय दिनेश का बेटा भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो सारे दृश्य ऐसे ही उतर चुके थे कि वो फितरती तौर पर इस मिट्टी को खोदता रहता जहाँ पर उसने अपनी माँ को दफन होते देखा था। दिनेश ने अपने भाई को सजा दिलवाई। मुरली की पत्नी और बच्चे भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, लेकिन दिनेश ने उन्हें कुछ भी न कहा, बल्कि उनकी जिम्मेदारी उठाई और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक इमोशनल मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।